मेरी किताब भी ये मैं फ्री में दूंगा, चाहे जितनी, वहां शायद 10 किताब देनी पड़ती है अपना मामला अपने अपने रिज्वाइंडर के साथ। ये 10 कॉपी मैं उनको देता हूं, उनको जिस भाषा में चाहिए। हिंदुस्तान की हर भाषा के अंदर है ये किताब। ट्रेनर ने सवाल पूछा, हाउ डू यू प्लान टू ट्रीट द मोहम्मडन्स? तुम मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव करोगे? सावरकर ने कहा, एज अ माइनॉरिटी इन द पोजीशन ऑफ योर निग्रोज। उसको अगर सावरकर डिपार्टमेंट बनवाकर इनको सबको पढ़वा दिया जाए, सावरकर का नाम इतिहास से ही आरएसएस वाले मिटा देंगे। सावरकर के डिफेमेशन का मामला तो ये आरएसएस ने करना चाहिए था, उनके पोते पर क्यों छोड़ दिया? जो मुकदमा चला रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कम सजा दिलाना चाहते हैं, हम समझौता कर लेना चाहते हैं राहुल गांधी से। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो सजा चाहूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। जी, मैं सजा लूंगा और 2 साल तक मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। सावरकर, राहुल गांधी, सावरकर के वंशज और पुणे कोर्ट, एमएलए एमपी कोर्ट। राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया था सावरकर के बारे में कि बचपन में वो मुसलमान को पीटते थे और खुश होते थे। इस वक्तव्य पर सावरकर के वंशजों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मानहानि का मुकदमा ठोका। राहुल गांधी के वकील ने मानहानि मुकदमे को समन मुकदमा में तब्दील करने की सिफारिश की। कोर्ट ने उनके आवेदन, उनकी याचिका को मंजूर कर लिया है। समन मुकदमा यानी कि अब ऐतिहासिक दस्तावेजों को पेश किया जाएगा और उसके आधार पर बहस हुई कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ है। मामला दिलचस्प हो गया है। चर्चा आज इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। शमसुल इस्लाम साहब आरएसएस के जानकार हैं, चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं आरएसएस को लेकर। इनका दावा है कि जितना मटेरियल इनके पास है उतना शायद आरएसएस के लोगों के पास भी नहीं होगी। क्या है समन मुकदमा और राहुल गांधी ने जो जिस संदर्भ में बात कही थी वो क्या है, ये भी समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर राहुल गांधी को अपना पक्ष रखना है, अपने वकील के माध्यम से रखेंगे, तो सावरकर को लेकर और क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जिनको वो कोर्ट में पेश करते हैं। स्वागत है सर। जी, बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और आपने बहुत जरूरी विषय पर चर्चा रखी है और मैं तो ये कहूंगा बिना किसी संकोच के कि गांधी जी की हत्या वाले दिन से, यानी 30 जनवरी 1948 से ये देश जिस चीज के होने का इंतजार कर रहा था वो पूना के कोर्ट ने वो सामने रख दिया, परोस दिया है। ये हमने इस पर पहले भी विस्तार से बातचीत की थी, लेकिन इतना अच्छा फैसला आएगा इसका अंदाजा नहीं था। तो मैं जरा सा फिर एक बार, क्योंकि कुछ नए साथी भी हो सकते हैं सुनने वाले, ये बता देता हूं कि समरी ट्रायल और समन ट्रायल में क्या फर्क होता है। जब आप डिफेमेशन, किसी पर अवमानना का मुकदमा करते हैं या कोई भी दूसरा मुकदमा होता है समरी ट्रायल में, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है उसका जो सजा दी जाती है वो सजा एक छोटा सा जुर्माना हो सकता है, एक ये कहा जा सकता है इनसे माफी मांग लीजिए। वो क्रिमिनल नहीं होता है, वो फौजदारी मामला नहीं होता है। ये जो उनके पोते साहब ने जो किया कि भाई ये माफी मांग लें या जो है कोई जुर्माना हो जाएगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझ पर तो आप इससे गंभीर मामला चलाइए और मुझे समरी ट्रायल पर मुझे लाइए, समन ट्रायल पर लाइए। और समन ट्रायल जो होता है वो फौजदारी मामला होता है और उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, बड़ा भारी जुर्माना हो सकता है। तो यानी जो मुकदमा चला रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कम सजा दिलाना चाहते हैं, हम समझौता कर लेना चाहते हैं राहुल गांधी से। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो सजा चाहूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। जी, मैं सजा लूंगा और 2 साल तक मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और 2 साल जाएंगे, 2 साल से ज्यादा और ये सब जो है, तो उनकी मेंबर पार्लियामेंट भी खोई जा सकती है। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन जरा सा हम सुन ले कि ये अनमोल शिंदे
अमोल शिंदे जी जो है उन्होंने क्या फैसला दिया है 7 तारीख को सोमवार के दिन। उन्होंने कहा है वर्तमान मामले में अभियुक्त ने, यानी उनके जो पोते हैं, उन्होंने सावरकर साहब के जो पोते हैं ने तथ्य और कानून के ऐसे वर्तमान मामले में अभियुक्त यानी राहुल गांधी ने तथ्य और कानून के ऐसे सवाल उठाए जो जटिल प्रकृति के हैं। अभियुक्त ने ऐसे, यानी अभियुक्त की जगह मैं राहुल कर दे रहा हूं, राहुल ने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जिनका निर्धारण ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया जाएगा, जिससे वो भाग रहे हैं, जिससे सावरकर के चाहने वाले, यानी एक तो बात यह है कि सावरकर के डिफेमेशन का मामला तो ये आरएसएस ने करना चाहिए था, उनके पोते पर क्यों छोड़ दिया? एक तो देखिए आरएसएस की चालाकी और उनकी बेईमानी देखिए कि ये तो आरएसएस ने करना चाहिए था, अमित शाह ने करना चाहिए था, बीजेपी ने करना चाहिए था, पर उनके पोते को इन्होंने फंसा दिया। राहुल ने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जिनका निर्धारण ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए मेरे विचार से इस मामले को समरी ट्रायल के रूप में चलाना अवांछनीय है, क्योंकि समरी ट्रायल में विस्तृत साक्ष्य और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं ली जाती। इस मामले में अभियुक्त को विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और शिकायतकर्ता के गवाहों से गहनता से क्रॉस एग्जामिन करना होगा। यानी राहुल को जो है जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उसमें सावरकर का जो परिवार है, उनका जो पोता है, उससे क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। उसके बाद एक और जज ने एक और अहम बात कही, इस मामले में अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 500 आपराधिक मानहानि के तहत आता है, जिसमें जुर्माने के साथ 2 साल की साधारण कारावास का प्रावधान है। इसलिए जज ने माना कि मामला प्रथम दृष्टया दंड जो लगता था कि ये समरी ट्रायल का होगा, लेकिन ये दरअसल ये समन ट्रायल का है। इसलिए न्याय के हित में यह आवश्यक है कि मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाए। यदि वर्तमान मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाती है तो किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी इस देश के इतिहास में जब न्यायपालिका जो है घुटने टिकाए बैठी है, नीचे दंडवत कर रही है, जो जुल्म कर रहे हैं, जो अत्याचारी हैं, जो पूंजीपति हैं, उस वक्त में ये एक जज है जो ये कह रहा है कि नहीं, होने दीजिए, खुली बातचीत होने दीजिए। इसलिए अब देखिए क्या मजेदार बात होगी कि सावरकर के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, उसमें जो मुद्दे आएंगे उसमें सत्य की सावरकर जो उनके पोते हैं उनको डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि गांधी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वो जिससे बचना चाह रहे हैं सावरकर के रिश्तेदार, वो कह रहे हैं कि आप इसमें सावरकर की स्वतंत्रता संग्राम में जो हिस्सेदारी है उस पर सवाल नहीं उठा सकते। असल में ईमानदार ये होते और छुपा नहीं रहे होते तो ये कहते देखिए हम तो ये बता रहे हैं कैसे कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी की थी। अच्छा, अब राहुल का पक्ष बहुत मजबूत है। सावरकर ने जो गद्दारी की, दलाली की, जो अंग्रेजों की दलाली की, मुस्लिम अंग्रेजों के दूसरे दलाल मुस्लिम लीग की दलाली की, उनके साथ काम किया भारत की स्वतंत्रता संग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसमें सावरकर और हिंदू महासभा के दस्तावेजों से मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूं। पिछली बार भी हमने इस बात को पेश किया था कि ये सबसे पहली जीवनी है, ऑफिशियल जीवनी सावरकर की, धनंजय कीर की लिखी हुई, जो उन्होंने लिखा था। धनंजय कीर एक हिंदू महासभा के बहुत समर्थक और हिंदुत्ववादी थे और इनको सारे दस्तावेज, फाइलें, पूरा सावरकर परिवार ने सारी फाइलें इनको दे दी थी, जिसके आधार पर इन्होंने ये किताब लिखी। और इस किताब के अंदर एक बात बहुत साफ कही गई, और वो ये है कि ये सन 1950 में किताब छपी थी और जब सावरकर 10 साल के थे तो उसको इसकी एक घटना बताते हुए इसमें कहा गया, मैं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। बालक सावरकर ने गांव की मस्जिद पर चयनित स्कूल साथियों के एक समूह के साथ चढ़ाई की। इन लड़कों की बटालियन ने उस पर पत्थर बरसाए, इसकी खिड़कियां और टाइलें तोड़ दी और विजयी होकर लौटे। ये घटना इस बात का पहला संकेत देती है कि विनायक कितने साहसी व्यक्ति थे। तो अब जब ये मंदिर पर इन्होंने किया,
तो ये मस्जिद पे मस्जिद पर किया। तो ये धनंजय कीर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन और धनंजय कीर ने क्या किया है कि उसमें ये बताया कि वो मस्जिद आबाद नहीं थी, ये सब नहीं था, और उन्होंने वो टाइलें तोड़ दी। लेकिन सावरकर ने खुद क्या लिखा, जरा वो इस मिलिए होस्टिंगर AI वेबसाइट बिल्डर से अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करने का आसान तरीका। प्रॉम्प्ट इस बारे में सुन लीजिए, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सावरकर साहब ने, ये RSS का या हिंदुत्ववादियों का एक प्रकाशन संस्थान है, प्रभात प्रकाशन जी, इन्होंने इनके जो डॉक्यूमेंट छापे हैं 12, 13, 14 वॉल्यूम में, और खूब चांदी काटी है। 14 वॉल्यूम में है सर। खूब चांदी काटी है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो उत्तरी भारत के खासतौर पे जहां RSS बीजेपी की सरकार है, वहां सबको इसके 10-10 सेट लेने या 5-5 सेट लेने, कुछ इस तरह का आदेश है। तो वो कितना पैसा कमाया होगा। ये इनका पहला वॉल्यूम है प्रभात प्रकाशन का, पेज 152-153 पर। हमने मस्जिद को जो जी भरकर तहस नहस किया और उस पर अपनी बहादुरी का झंडा फहराया, वो केसरिया झंडा फहराया था। हमने शिवाजी की युद्ध रणनीति का पूरी तरह से पालन किया और काम पूरा करने के बाद वहां से भाग गए। आप इसका अंदाजा कर सकते जी, वहां से हम फरार हो गए जी, वहां से हम फरार हो गए। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवाजी को वो जबरदस्ती इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। शिवाजी ने कभी भी धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया, शिवाजी ने कभी भी मजारों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनको सुरक्षा प्रदान की, उनको जमीनें, उनको दुकान, एक जगह तो तंबाकू की दुकान, एक मजार का खर्चा चलता रहा उसके लिए, तंबाकू की दुकान। ये जो सावरकर लिख रहे हैं किस वॉल्यूम में, पेज नंबर कितने पे जरा हमारे? ये वॉल्यूम 1 152-153 में। वॉल्यूम 1 152-153। मैंने सारे कंटेंट्स देखे हैं और उसमें बहुत सारे मसाला है उसमें, बहुत मसाला है, बहुत। उसको अगर सावरकर डिपार्टमेंट बनवाकर इनको सबको पढ़वा दिया जाए, सावरकर का नाम इतिहास से ही RSS वाले मिटा देंगे। RSS अभी और आएंगे, अभी हम और आते हैं तो जी। अच्छा, अब आप ये सुनिए, जो राहुल कह रहे हैं कि वो वहां मुसलमानों को मारकर वो खुश होते थे, तो इस मस्जिद में मुसलमान नहीं होंगे क्या? इस मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने आते होंगे ना। दूसरी बात है कि 14 वॉल्यूम किताब जो छपी है, ये तो हर जगह अवेलेबल है, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में भी है जी। और इससे कोई डिनाई थोड़ी कर सकता है कि प्रभात प्रकाशन ने छापा है तो गलत छापा है, गलत छापा है तो उसने पहले इसका विरोध क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैं कांग्रेस वालों से बता रहा हूं कि भाई प्लीज, आप लोग के जो आपकी जो विरासत है, वो बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग थे, लेकिन आपने वो सबको भुला दिया। और पढ़िए, ये एक बहुत बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का बहुत बड़ा पत्रकार रहा है, जिनका नाम है जनाब टॉम ट्रेनर। भाई जरा गौर से सुन लीजिए, हाँ, और साथी लोग आप भी गौर से सुन लीजिए। ये इन्होंने सावरकर का इंटरव्यू किया, एक ऐतिहासिक इंटरव्यू किया। इन्होंने जो सारे जीवन में काम किया, उनके किताब का नाम है वन डैम थिंग आफ्टर अनदर। एक के बाद एक डैम थिंग, यानी बड़ी अजीबोगरीब बात, एक के बाद एक। The adventures of an innocent man trapped between public relations and the access। ये किताब का नाम है। ये किताब थोड़ी महंगी है, लेकिन इसको जरूर पढ़ना चाहिए, मेरे पास है। इसमें लंबा इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू आप पढ़ेंगे तो ये सावरकर किस तरह के आदमी थे और क्या ड्रामा करते थे उसका अंदाजा होगा। लेकिन ये जरा सी 5 लाइनें सुन लीजिए। मैं पहले अंग्रेजी में सुनाता हूं, फिर उसका हिंदुस्तानी अनुवाद करूंगा। ये ट्रेनर ने सवाल पूछा, हाउ डू यू प्लान टू ट्रीट द मोहम्मडन्स? तुम मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव करोगे? सावरकर ने कहा, एज अ माइनॉरिटी इन द पोजीशन ऑफ योर नीग्रोज। मैं उनको एक अल्पसंख्यक के तौर पर मानूंगा, और जैसे आप नीग्रो के साथ करते हो। और ये वो दौर है, ये जब इंटरव्यू कर रहे हैं सन 1944 के अंदर, ये वो दौर है जब
ये वहां पर एक बहुत भयानक जिम क्रो कानून लागू था। वहां पर जिम क्रो कानून लागू था जिसमें बसों में नहीं बैठने दिया जाता था, गोरों के साथ सड़क पर नहीं चलने दिया जाता था। ये उस वक्त का हुआ है। तो उस वक्त में नीगरों के साथ जो हो रहा था वो बिल्कुल गुलाम और स्लेवरी चल रही थी वहां पर। तो ये कह रहा है जिस तरह से आप नीगरों के साथ करते हैं वो हम वहां पर करेंगे। उसके बाद सवाल पूछा, एंड इफ द मोहम्मडन सक्सीड इन सेसीडिंग एंड सेट अप देयर ओन कंट्री, और अगर मुसलमान यहां से अलग हो गए और अपना देश बना लिया तो क्या करेंगे? सावरकर, एज इन योर कंट्री, जैसे आपके देश में होता है हम सिविल वॉर करेंगे, हम जो है सिविल वॉर करेंगे। तो अब आप देखिए, ये सिविल वॉर तो आप कह रहे हैं मुसलमान करेंगे क्योंकि आप उनको गुलाम मानेंगे। तो मुसलमान अगर सिविल वॉर करेंगे तो उसका तो ग्राउंड तो आप बना देंगे। ये कांग्रेसियों को पढ़ना चाहिए, ये कांग्रेसियों को जानना चाहिए। कांग्रेसियों ने इनकी किताब हिंदुत्व पढ़ना चाहिए, सन 1923 वाली। ये जेल में थे और इनको अंग्रेजों ने लिखने की इजाजत दी थी। इन्होंने क्या क्या कहा जरा सुन लीजिए। जी, इन्होंने कहा कि जो लोग थोड़े दिन पहले तक हिंदू ही थे, हालांकि वो ये गलत कह रहे हैं, मुसलमान और ईसाई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदलकर उन्होंने राष्ट्रीयता खो दी है, अपनी नेशनैलिटी खो दी है। और वो लोग जो आर्यन नहीं है, जो संस्कृत नहीं बोलते, जो पितृभूमि नहीं मानते और होली भूमि देश को नहीं मानते, वो इस देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं और उसके लिए उनको इस देश से जाना होगा। वो जो है यहाँ पर रिफ्यूजीज हैं और उनके साथ वही करना होगा जो हिटलर मसोलिनी ने ज्यूस के साथ किया है। ज्यूस के साथ जो किया है वो उनके साथ करना होगा। और कुछ चीजें जो सीधा मैं उनका पढ़कर आपको बता रहा हूं, वो मेरे प्यारे दोस्तों सुन लीजिए। ईसाई और मुसलमान समुदाय जो ज्यादा संख्या में अभी हाल तक हिंदू थे, ये मैं हिंदुत्व से पढ़कर सुना रहा हूं आपको। ईसाई और मुसलमान समुदाय जो ज्यादा संख्या में अभी हाल तक हिंदू थे और जो अभी अपनी पहली पीढ़ी में नए धर्म के अनुयायी बने हैं, भले ही हमसे साझा पितृभूमि का दावा करें और लगभग शुद्ध हिंदू खून और मूल का दावा करें, लेकिन उन्हें हिंदू के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि नए पंथ को अपनाकर उन्होंने कुल मिलाकर हिंदू संस्कृति का होने का दावा खो दिया है। वह हिंदू संस्कृति इकाई से एकदम भिन्न इकाई के हैं या होने की अनुभूति रखते हैं। उनके नायक, उनके मेले, त्योहार, आदत, जीवन दृष्टि हमारी जैसी नहीं रही है, इसलिए वो इस देश में नहीं रह सकते हैं। उसके बाद वो एक दूसरी जगह कह रहे हैं, हिंदू भारतीय राज्य के नागरिक सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे एक मातृभूमि के प्रति प्रेम के बंधन से जुड़े हुए हैं, बल्कि इसलिए भी है कि उनका खून एक है। वो केवल राष्ट्र नहीं है बल्कि एक जाति भी है। जाति शब्द की उत्पत्ति मूल शब्द जा से हुई, जिसका मतलब है पैदा करना, जिसका मतलब है बंधुत्व, एक नस्ल जो एक ही जगह से पैदा हुई और जिसमें एक ही रक्त का संचार होता है। सभी हिंदू दावा करते हैं कि उनकी नसों में वैदिक पूर्वजों, सिंधुओं के वंशजों से बनी शक्तिशाली नस्ल का खून बहता है। मुसलमानों में है नहीं ये, ईसाइयों में है नहीं, लेकिन बहुजनों में भी नहीं है, क्योंकि बहुजनों को भी इसीलिए वो बाहर करके जो मनुस्मृति की बात करते हैं। तो राष्ट्र विरोधी, इंसानियत विरोधी राहुल लेकर चलो ये सारी किताबें लेकर, ये सारी किताबों का, और मैं उनसे निवेदन करता हूं, ये मेरी किताब भी, ये मैं फ्री में दूंगा, चाहे जितनी, वहां शायद 10 किताब देनी पड़ती है अपना मामला अपने रिजॉइंडर के साथ। ये 10 कॉपी मैं उनको देता हूं, उनको जिस भाषा में चाहिए। हिंदुस्तान की हर भाषा के अंदर है ये किताब, मराठी के अंदर भी, अगर उनको अमोल शिंदे जी साहब को पढ़नी है तो इसको लेकर चले। और भारत की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो दलाली की, उसके कम से कम 1000 पेजेस है। उन्होंने देश आजाद ये मांग की, इंग्लैंड की रानी से कहा कि आप इस देश को आजाद करके मत जाइए, इसको दे जाइए नेपाल के राजा को, क्योंकि वो सारे विश्व के हिंदुओं के किंग हैं,
उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों एंटागोनिस्टिक नेशंस हैं, ये एक राष्ट्र है ही नहीं। टू नेशन जी। थ्योरी, टू नेशन थोड़ा सा बता दीजिए। 1937 में कह दिया, और अहमदाबाद के अधिवेशन के अंदर कह दिया। अभी वो अध्यक्ष बने हैं हिंदू महासभा के। उसके बाद ये क्या करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब सेना बना रहे हैं, आजाद हिंद सेना बना रहे हैं, ये अंग्रेजों की सेना में 1 लाख आदमी भर्ती कराते हैं। 50,000 के करीब जिन्ना मुसलमान भर्ती कराते हैं, ये हिंदू भर्ती कराते हैं। और ये सेना वो है जो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें जाकर ये जो हमारी इनकलाबी सेना है सुभाष चंद्र बोस जी की, उसमें हजारों लोगों का कत्ल करेगी ये वो लोग हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाते हैं ये 3 जगहों पर। मुस्लिम लीग के साथ बंगाल के अंदर, सिंध के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर। और बंगाल के अंदर तो हिंदू महासभा के जो इनके बाद के नंबर 2 के नेता हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो वहां पर होम मिनिस्टर है। वो वहां पर मुस्लिम लीग की सरकार है, फजलुल हक की सरकार है, उसमें होम मिनिस्टर है। और इनका जिम्मा है 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसको दबाना। और ये वहां का जो वहां का गवर्नर है उसको लिख रहे हैं कि कांग्रेस इस देश के हिंदुओं को भड़का रही है कि अंग्रेज उनके हितों के खिलाफ हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश की बहुत सेवा की और वो हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिख रहा है उनको। और उसके बाद आप इस बात को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आपको याद रखना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मनुस्मृति जो है चारों वेदों के बाद सबसे पूजनीय ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है। और उसका मतलब क्या होगा? और मनुस्मृति को आरएसएस वालों ने भी, आरएसएस वाले किस तरह से उस सावरकर के पीछे चलते थे हम जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना जी। 4 दिन के बाद इन्होंने एडिटोरियल लिखा ऑर्गेनाइजर में, एडिटोरियल लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए जी। हिंद केसरी संपादक भी थे ना वो, हिंद केसरी के जी। और आजादी के बाद भी दस्तावेज मौजूद हैं कि वो CIA से पैसा लेते थे कम्युनिस्टों के खिलाफ लिखने के लिए। आप एक्स पे मैंने वो दस्तावेज शेयर किया है, आप खाली सर्च कर लीजिए रतन लाल और सावरकर, आपको कागज मिल जाएगा जी। अच्छा, अरुण सौरी साहब की किताब आई है, अरुण सौरी साहब की किताब आई है सावरकर पर जी। उसमें इस तरह के प्रमाण उन्होंने डाले हैं? नहीं, इस तरह के प्रमाण नहीं डाले। ये सारा वो पता नहीं क्यों इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे से लेकर गए थे वो उन्होंने बहुत चीजें बिल्कुल गायब कर दिया। जैसे मनुस्मृति वाला उन्होंने गायब कर दिया है। वो मंदिरों में जाने को लेकर जो था इनके अपने दस्तावेज थे वो पता नहीं क्यों छोड़ दिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जो लड़ाई जीतनी है इनके खिलाफ, ये राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी लोगों के खिलाफ, इन्होंने क्या कहा है उसको रखकर। इन्होंने खुद कहा है कि मैं 60 रुपए पेंशन लेता था, है ना। हम वो क्या इन्होंने साजिशों में हिस्सा लिया है वो तो आप जानते हैं कि आरएसएस पर और भारतीय जनसंघ पर जो सबसे बड़ी किताब है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, जो गोलवलकर ने बैठकर अपने घर में बैठकर CIA के 2 अफसरों को बनवाई, वो तो है, वो किताब है हमारे सामने, जनसंघ। तो गोलवलकर साहब ने अपने आप बिठाकर की है। तो बात यह है कि मैं कहूंगा राहुल से और कांग्रेस से कि वो एक टीम बना दें सावरकर के सारे दस्तावेजों को खोजने के लिए। निरंजन टकले उसमें बहुत मदद कर सकते हैं, मैं कुछ मदद कर सकता हूं, साथी प्रोफेसर रतन लाल मदद कर सकते हैं। और वो सारी चीजें, ताकि ये हमेशा के लिए ये जो नासूर है, ये हमेशा के लिए जो कैंसर है हमारे देश के अंदर, जो कभी हमारी संसद के अंदर भी है, कभी हमारे महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर, उसको एक बात आखिर फाइनली उसका हिसाब किताब कर दिया जाए। अच्छा सर, मोहम्मडन्स को छोड़ दीजिए तो सिख, बौद्ध, जैन,
पारसी, अन्य अल्पसंख्यक के बारे में सावरकर क्या लिखते थे? जैसा कि मैंने वो अपनी किताब का इंडिपेंडेंट धर्म ही नहीं है, वो धर्म नहीं है। नहीं, सुनिए ना, वो बुद्धिज्म पे कुछ उल्टा पुल्टा लिख रहे थे केसरी में। जी, तो अम्बेडकर साहब ने लिखा है कि सावरकर नादान है, तो बहस करना है तो आमने सामने बहस करे। जी। तो वो बहुत कंफ्यूज आर्टिकल लिखते थे, बुद्धिज्म को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो तो पूरी की पूरी जो हिंदुत्व है ना, आप पागल हो जाएंगे, आप उसको 1 महीना लगेगा उसको पढ़ने में। वो उसमें मराठी है, उसमें संस्कृत है, उसमें अंग्रेजी है, उसमें हिंदी है, सब है। और उसके बाद मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिंदुत्व जो किताब है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, बुद्धिज्म के खिलाफ है। उस किताब का मुख्य निचोड़ यह है कि जातिवाद खत्म कर दिया बुद्धिज्म ने, तो हिंदू धर्म का सत्यानाश हो गया। बदकिस्मती से ये सारे सवाल उठ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर राहुल इन सवालों को उठवाते हैं तो वो रहेंगे। और दूसरी बात यह है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और जितने भी पंथ हैं, इस्लाम और धर्म है, इस्लाम और ईसाइयत को छोड़कर, वो उनको धर्म नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये हिंदू धर्म कैसा। और एक और बात, बहुत चौंकाने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखों को गारंटी दे रहा है ये बंदा कि आप अगर खालिस्तान चाहेंगे तो हम आपको आजाद भारत के अंदर खालिस्तान देंगे। खालिस्तान की जो कल्पना है वो सावरकर ने की है। सिखों को जो कल्पना दी है वो सावरकर ने दी है। चलिए सर, शुक्रिया। और ये वीडियो में कोशिश करता हूं कि सही जगह पहुंच जाए और एक टीम रिसर्चर की बननी चाहिए। इसी बहाने कोर्ट में दस्तावेज पेश किए जाएंगे, और जब कोर्ट में पेश किए जाएंगे तो सारे ये सबूत एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनेंगे। आप सुन रहे थे शमसुल इस्लाम साहब को। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। जिंदाबाद जी।